हेलो बच्चों। तो एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेज लॉ, यानी गॉसेज लॉ का उपयोग करके हमको कूलम्स लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर ले रहे हैं कि गॉसेज लॉ क्या है और कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। तो गॉसेज लॉ क्या कहता है, सबको मालूम होगा, मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका है इसके बारे में। गॉसेज लॉ कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times to the total charge enclosed by the closed surface। तो आपको पहले ही मालूम है कि गॉस लॉ के अनुसार किसी भी क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड होने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, सरफेस जो चार्ज को इनक्लोज करता है उसके 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये हमारा है गॉसेज लॉ। अब कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ के बारे में आप सभी जानते हैं। अब देखिए, तो बात करते हैं हम कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। तो सबको मालूम है कूलम्स लॉ दो चार्जेज के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए कूलम ने लॉ को बनाया था, जिसका मैथमेटिकल फॉर्म है F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमको गॉसेज लॉ का यूज करके इसी कूलम्स लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म को क्या करना है, फाइंड आउट करना, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कूलम्स लॉ को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 को कंसीडर करेंगे। दो पॉइंट चार्ज किसको कंसीडर करेंगे, Q1 और Q2, और दोनों के बीच का जो इनिशियल डिस्टेंस है उसको हम क्या मान लेंगे, R मान लेंगे, ठीक है ना। तो फिगर में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दोनों चार्जेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा R है। चार्ज Q1 पॉइंट O पर है और Q2 कहाँ है, पॉइंट P पर है, ठीक है ना। तो दोनों चार्जेज के बीच का हम डिस्टेंस तो R मान लिया। अब सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको किसका यूज करना है, गॉसेज लॉ का। और गॉसेज लॉ तभी लागू होगा जब हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे। किसको ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस को। तो देखिए, अब गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे हम कैसे। अब सिंपली इस पॉइंट O पे जो चार्ज Q1 रखा गया है, इस पॉइंट O को हम क्या मान लेंगे, सेंटर, और रेडियस जो होगा उसको किसके इक्वल मान लेंगे, R के इक्वल। और हम ये इस तरह के स्फीयर को ड्रॉ कर देंगे और यही स्फीयर हमारा क्या कहलाएगा, गॉसियन सरफेस कहलाएगा। आप सोच रहे होंगे सर कैसे, तो देखिए इस तरह से ये हमारा सेंटर हो गया और ये रेडियस R के इक्वल, और इस तरह से घुमाएंगे और हम सिंपली क्या करेंगे, स्फीयर को ड्रॉ कर देंगे और यही स्फीयर हमारा क्या कहलाएगा, गॉसियन सरफेस कहलाएगा। अब ये गॉसियन सरफेस चार्ज Q1 को क्या कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करना है मैंने आपको समझा दिया। दोनों चार्जेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी डिस्टेंस को हम रेडियस मान लेंगे और चार्ज Q1 को सेंटर पे कंसीडर कर लेंगे और फिर जो है सो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को एक हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, सेंटर पे जो चार्ज Q1 रखा गया, इस चार्ज Q1 के कारण इस गॉसियन सरफेस के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कुछ ना कुछ होंगे। अब सोच रहे होंगे कि सर उसका वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू तो हमको अभी पता नहीं करना है, क्योंकि वैल्यू यदि हम अभी पता कर लेंगे तो सबको मालूम होना चाहिए कि कितना होगा। ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहेगा इस गॉसियन सरफेस के एवरी पॉइंट पर, क्योंकि चार्ज Q1 से किसी भी पॉइंट को आप कंसीडर करेंगे गॉसियन सरफेस पर, उसका डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू हम पहले ही मान लेंगे तो फिर गॉस लॉ को हम लागू नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान देना है, हमको ये पता नहीं करना है कि चार्ज Q1 के कारण गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगा कितना, इसको छोड़ देना है, ठीक है ना। हम सिंपली मान लेंगे
कि अब गॉसियन सरफेस पर हम एक पॉइंट पी को कंसिडर करेंगे। किसको कंसिडर करेंगे? पॉइंट पी को। अब देखिए, यदि चार्ज Q1 के कारण मान लेते हैं कि पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, सपोज डेट वो इंटेंसिटी हम कितना मान ले रहे हैं? ई मान ले रहे हैं, ठीक है ना। चार्ज Q1 के कारण पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है उसको हम क्या मान ले रहे हैं? ई मान ले रहे हैं। तो देखेंगे अब चार्ज Q1 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा अपने चारों ओर, और उसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज हमारा Q2 आ गया, जो कि कहाँ है? पॉइंट पी पर है। और मैंने मान लिया कि Q1 के कारण पॉइंट पी पर फील्ड की इंटेंसिटी कितना है? ई है। तो अगर हम बात करें कि चार्ज Q2 पे कितना फोर्स लगेगा, तो मैंने पढ़ा है फोर्स की वैल्यू निकालने की फॉर्मूला क्या होती है? QE होती है। तो देख लीजिए, चार्ज जो रखा है पॉइंट पी पर वो Q2 है हमारा, और Q1 के कारण इस पे फोर्स लग रहा है, तो Q1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड को वहां पे प्रोड्यूस कर रहा है उसका वैल्यू मैंने कितना मान लिया? ई मान लिया। तो देखिए, चार्ज Q2 पे जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू हमारा F इज इक्वल टू Q2 इंटू क्या हो जाएगा? E। इसको हम इक्वेशन क्या मान लेंगे? फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? देखिए, अब पॉइंट P के अराउंड इस गॉसियन सरफेस के एक छोटे से एलिमेंट को कंसीडर करेंगे, ये वाला, ठीक है ना, जिसका एरिया हम क्या मान लेंगे? याद रखना है ds, और इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर ds हो जाएगा, जो कि इसी एलिमेंट के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए देख लीजिए, एरिया वेक्टर ds की जो डायरेक्शन दिखाई गई है वो इस सरफेस एलिमेंट के परपेंडिकुलर दिखाया गया है। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? इस स्मॉल सरफेस एलिमेंट से लिंक्ड होने वाला फ्लक्स कितना होगा, उस फ्लक्स के वैल्यू को हम पता कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, स्मॉल एलिमेंट से जो लिंक्ड होने वाला फ्लक्स होगा उसको हम लोग मेनली डिनोट करेंगे किससे? डी फाई से। तो डी फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएंगे? देखिए, वेक्टर ई डॉट टी एस, और इसी को आप क्या लिखेंगे? ए इंटू डी एस कॉस थीटा। अब देख लीजिए, यहां पे चार्ज Q1 के कारण जो पॉइंट P पर फील्ड की इंटेंसिटी हम लोग E माने थे, इसका डायरेक्शन कहीं ना कहीं इसी पॉइंट P से आगे की ओर होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं उसका डायरेक्शन आउटवर्ड होता है। और पॉइंट P के अराउंड जो ये हम लोग स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर किए, इसका एरिया वेक्टर ds भी इसी एलिमेंट के परपेंडिकुलर है। दैट मींस E और ds दोनों हमारा कहाँ है? सेम डायरेक्शन में है। तो E और ds के बीच का एंगल जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। यानी हेयर थीटा की जो वैल्यू होंगे वो हमारा किसके इक्वल्स हो जाएंगे? 0 डिग्री के इक्वल्स। और देखें, डी फाई की वैल्यू फाइनली हम क्या लिखेंगे? E इंटू डी एस, चूंकि कॉस 0 तो हमारा क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है ना। तो पहला काम तो मैंने क्या किया कि अब ये स्मॉल एलिमेंट से लिंक्ड होने वाला फ्लक्स निकाल लिया। अब इस टोटल गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा उसको हम पता करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, अब सिंपली लिख लेंगे हम, नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with entire closed surface, ठीक है ना। तो संपूर्ण सतह से लिंक्ड होने वाला फ्लक्स निकालने के लिए अब हम कहीं ना कहीं इसी इक्वेशन को क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो टोटल फ्लक्स को हम फाई से डिनोट कर लेना, यानी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस, ई इंटू क्या हो जाएगा? ds। देखिए, अब इंटीग्रेट करेंगे हम तो कांस्टेंट टर्म को बाहर कर देंगे, तो ई को हम बाहर कर लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पे तो चार्ज Q1 के कारण जो होंगे वो फिक्स्ड होंगे, वो चेंज होगा नहीं। तो इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस क्या लिखेंगे हम? ds। आगे देखिए अब क्या होने वाला है, समझेंगे। बट इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस ds जो होंगे वो कहीं ना कहीं किसके इक्वल्स हो जाएंगे? 4 पाई आर स्क्वायर के, जो कि इस गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, जो कि स्फीयर के एरिया के इक्वल हो। तो स्फीयर का सरफेस एरिया हमारा क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो देख लीजिए, और फाई की फाइनल वैल्यू अब हम क्या लिख सकते हैं? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको इक्वेशन हम क्या मान लेंगे? सेकेंड। अब चलेंगे हम किसके अकॉर्डिंग? गॉसेज लॉ के अकॉर्डिंग। देखिए, तो अकॉर्डिंग टू गॉसेज लॉ
अकॉर्डिंग टू गॉसेज लॉ। गॉसेज लॉ के अकॉर्डिंग इस गॉसियन सरफेस से लिंक्ड होने वाला जो हमारा नेट फ्लक्स होगा, उस नेट फ्लक्स की बात करेंगे। देख लीजिए, तो फाई इज इक्वल टू किसके हो जाएंगे कि 1/ε0 की, क्योंकि यहां जो गॉसियन सरफेस है वो चार्ज Q1 को क्या कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है, और नेट फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल होंगे, इनक्लोज किया गया चार्ज के 1/ε0 टाइम्स के इक्वल। दैट मींस नेट फ्लक्स की वैल्यू जो हो जाएंगे वो फाई इज इक्वल टू Q1 बाई क्या हो जाएंगे, ε0। अब इसको इक्वेशन हम क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए कि इक्वेशन फर्स्ट कह रहे सॉरी सेकेंड और थर्ड जो है हमारा, ये दोनों हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो फ्लक्स किससे लिंक्ड होने वाला, इसी गॉसियन सरफेस से लिंक्ड होने वाला। बस केवल हमने निकालने का तरीका दोनों में अलग अलग फॉलो किया है। इसमें गॉसेज लॉ का मैंने यूज करके निकाला है, और उसमें एरिया का यूज करके निकाला है, ठीक है ना। तो दोनों फ्लक्स की वैल्यू कहीं ना कहीं सेम होंगे। दैट मींस दोनों इक्वेशन का एलएचएस इक्वल होगा, तो आरएचएस को भी हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो देखिए अब क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, दोनों इक्वेशन का एलएचएस इक्वल है, आरएचएस को चलिए इक्वल कर देना। तो इक्वल करेंगे तो E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q1 बाई क्या हो जाएंगे, ε0। और E का वैल्यू यदि हम निकाल देंगे तो देख लीजिए क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q/r²। तो देखिए E का जो वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाला है, इस E के वैल्यू को हम जैसे ही पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमको क्या मिल जाएगा, कूलम्ब्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। तो चलिए आइए देखते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या लिखेंगे, E इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट, देख लीजिए तो ये F इक्वल टू Q2 इंटू ई था। तो चलिए पहले हम E की वैल्यू को लिख दें। तो E का वैल्यू कितना है, 1/4πε0 Q1/r²। आई इंटू में क्या लिखना था, Q2, देख लीजिए। तो यही हमारा कूलम्ब्स लॉ का क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से गॉसेज लॉ का उपयोग करके कूलम्ब्स लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म को क्या किया, फाइंड आउट कर दिया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और क्या करें, शेयर करें।